नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स से पहले सबसे जरूरी वीडियो में। मतलब इसको देखिएगा ही। आज का हमारा टॉपिक है कि हम प्रीलिम्स में फेल कैसे ना हो या प्रीलिम्स में पास कैसे हो। प्रीलिम्स का महत्व ये है कि मेरे हिसाब से प्री मेंस और इंटरव्यू में सबसे कठिन अगर कोई एग्जाम है तो वो प्री है। मतलब आपको अंदर घुसना है, छटाई का ये एग्जाम है। प्रीलिम्स इसलिए बना है कि आपको रिजेक्ट किया जा सके। मतलब जो बहुत सारे बच्चों को रोका जा सके कि वो आगे मेंस में ना बढ़े। और ये इसलिए भी कठिन है कि ऐसे ऐसे बच्चे जिनको मैं खुद जानता हूँ, जो प्रीलिम्स दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए और अगले बार जैसे इसी बार प्रीलिम्स दिए और उनका क्वालिफाई वो नहीं हो पाए। मतलब ये कठिन एग्जाम है ना कि आप लगातार इंटरव्यू तक पहुंचे और प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया। तो ये कठिन एग्जाम है और इसको अगर आप सही तरीके से रणनीति नहीं बनाएंगे ना तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। पिछले बार भी प्रीलिम्स के बाद ऐसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि भैया हम 2 नंबर से चूक रहे हैं, 1 नंबर से चूक रहे हैं, 5 नंबर से चूक रहे हैं, क्या करें। नए बच्चों का मैसेज आ रहा है कि प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या करें। टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए ही है कि प्रीलिम्स में कैसी रणनीति बनाए। मतलब देखिए, हर एक बच्चे की अगर मैं कोई कॉमन रणनीति बताऊंगा ना तो सभी को काम नहीं आएगी। आपकी अपनी रणनीति अलग होगी और यही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज और इसका महत्व आपको ये समझना है कि जनरली प्रीलिम्स इसलिए भी कठिन है क्योंकि अब जो 2025 में प्रीलिम्स होगा उनमें 70% बच्चे वही क्वालिफाई करेंगे जो पिछले 3-4 साल से पास होते जा रहे हैं प्रीलिम्स। मतलब अगर आप नए हो ना, मतलब आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो ये जो 30% बाकी जो वैकेंसी वहीं आप क्वालिफाई हो सकते हो। मतलब पहले से सीट मान लीजिए अगर इतनी जगह है ना, इतनी जगह है तो ये और ये डब्बा तो पहले से भरा है, पहले से पता है कौन क्वालिफाई होगा। यहीं पे जगह है और यहाँ जो बैठे हैं ना उनके लिए भी खतरा है। मतलब 25% अलग होंगे तभी तो नए घुसेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स बस वही नहीं दिलाता जिसको डिप्टी कलेक्टर मिलता है, बाकी सब दिलाते हैं। और डिप्टी कलेक्टर ज्यादा से ज्यादा 10 लोग को मिलेगा। बाकी तो पूरे प्रीलिम्स फिर से दिलाएंगे ना। तो इसीलिए जो यहाँ बैठा है उसको ये कोशिश करना है कि वो बाहर ना निकले, और जो बाहर है उसको कोशिश करना है कि मैं अंदर घुसूं। पूरा खेल इसी का है। अब हम बात करते हैं कि क्या आपकी रणनीति होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। देखिए, पहले अपन बात करेंगे कि हर बच्चे के लिए ना रणनीति अपनी होगी। अगर मैं एक कॉमन रणनीति बोल दूं कि ये पढ़ो ये पढ़ो, कॉमन रणनीति हम लोग चर्चा भी की है कि क्या कॉमन रणनीति हो सकती है। लेकिन आपको ना अपना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपकी कहाँ पे गलती हो रही, कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, और उसका आधार होगा। अगर आप पिछले बार प्रीलिम्स दिलाए हैं तो उस प्रीलिम्स का पेपर, और अगर आप फ्रेशर हैं तो उसका आधार होगा टेस्ट सीरीज जो आप दिला रहे हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज ऐसी हो जो लेवल की हो। मतलब वैसा टेस्ट सीरीज ना हो कि अकबर के जूते का नंबर क्या था, बीरबल के चप्पल का नंबर क्या था, इस टाइप के सवाल ना हो। जो प्रीलिम्स के लेवल के सवाल हैं वो हो। या आप ना पहली बार भी दिला रहे हैं तो टेस्ट सीरीज छोड़िए, जो पिछले साल का प्रश्न पत्र है प्री का वो सॉल्व कीजिए और उसके आधार पे एनालिसिस करिए। अब एनालिसिस करना कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कोई भी सवाल है दुनिया का, दुनिया के कोई भी सवाल, वो 4 कारण से ही गलत होते हैं। क्या क्या कारण होते हैं? मतलब आप पहला काम करिए कि सवाल हल करिए। पूरे 100 के 100 सवाल हल करिए। आप पिछले साल हल कर चुके हैं, फिर से करिए या याद करिए कि मेरा कोई भी सवाल गलत क्यों हुआ। आप इसीलिए फेल होंगे ना कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ। अब गलत ना 4 कारण से होता है। पहला कारण होता है कि ये जो सवाल है ना वो मेरी किताब में नहीं है। मतलब मैं किसी किताब को पढ़ता हूँ, उस किताब में वो सवाल नहीं है। मतलब कमी कहाँ है? आपकी किताब में। मतलब जैसे मान लीजिए मैं विषय की बात बता रहा हूँ कि जैसे हिस्ट्री का कोई सवाल आया, वो सवाल आपसे नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो आपकी बुक में नहीं था, जिस बुक से आप पढ़ते थे। तो आपको बुक में कमी है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या कमी हो सकती है कि जैसे संविधान का कोई सवाल आया और वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि आप उसको पढ़ नहीं पाए। मतलब आप के पढ़ने में दिक्कत है, मतलब आपकी किताब में दिक्कत नहीं, आपकी पढ़ाई के तरीके में दिक्कत है। तीसरा कारण किसी भी सवाल को गलत होने का क्या होता है कि आपके बुक में भी था, आप उसको पढ़े भी नहीं। मतलब आपकी बुक में भी था, आप उसको पढ़े भी, रीड भी किए, लेकिन आप उसको ना याद नहीं कर पाए, रिकॉल नहीं कर पाए। एग्जाम में आपको याद आ रहा है कि यार उस किताब में था, यहाँ पे लिखा था, लेकिन याद नहीं आ रहा है भाई क्या है। तो इसलिए भी आपका सवाल गलत होगा। और चौथी गलती क्या होती है कि आपको पता भी था, मतलब आपकी किताब में भी था, आपने पढ़ा भी, आपने याद भी कर लिया, लेकिन आप वहां ना अप्लाई नहीं कर पाए। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक हो जाती है कि यार ये तो पता था, जाना पहचाना सवाल था, लेकिन हम वहां नहीं कर पाए। तो वो चौथी गलती है।
और आपको देखना है कि आपके साथ कौन सी गलती हो रही। मतलब बेसिक क्या होता है कि सभी के साथ अलग अलग गलती होती है। पहली गलती की बात करते हैं, गलती नंबर वन, कि आपकी वो सवाल बुक में ही नहीं है। अगर कोई सवाल आपके किताब में नहीं है तो आपको गलती कैसे सुधारना है, आपको किताब ही बदल देना है। मतलब भाई उस किताब से पढ़िए जिस किताब से सवाल आ रहे हैं। आप भी पिछले साल के सवाल देखिए। और दूसरी दिक्कत क्या होती है कि ये बुक में नहीं तब भी हमको लगता है जब हम बहुत सारी किताब से पढ़ते हैं। तो पहला काम आपको करना है कि किताब एक रखना है, मैक्सिमम दो। मतलब एक ही किताब को बार 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 पढ़ना है। दूसरी चीज करना है कि जो किताब चुनना है वो स्टैंडर्ड चुनना है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, मैं जनरली बोलता हूँ कि यार जो सभी पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ो। कुछ नया करने की कोशिश मत करो। हम लोग भी करते थे अपने जमाने में कि यार एक किताब इस सवाल से इस एक सवाल इस किताब से आए उसी को पढ़ लेते हैं। जो मतलब कट ऑफ क्या होता है पता है, वो सवाल जितने सवाल सरल आते हैं जो सभी से बनते हैं अगर आप उतने बना लिए ना तो वो कट ऑफ होता है। जो हम लोग भी प्रेडिक्ट करते हैं ना, ये करते हैं कि यार ऐसे सवाल जो नॉर्मल बुक में थे वो कितने थे सरल सवाल, जितने मान लीजिए 100 में 70 सरल सवाल थे तो 70 सवाल का कट ऑफ आएगा। तो आपको क्या करना है, जो सवाल सबसे बन रहे हैं वो आपसे भी बने, वो सवाल ना बिगड़े। तो आपको अपनी बुक सही करना है। मतलब आप अभी टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं ना, या पिछले साल के सवाल लगाइए और देखिए कि यार ये सवाल तो आ रहे हैं 3 सवाल इकोनॉमी से और ये जिस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ उसमें है ही नहीं। मतलब मेरे को क्या करना है, अपनी किताब बदलना है, पहला काम। दूसरी गलती क्या होती है, मान लीजिए आपकी किताब में वो सवाल हैं, बस दिक्कत क्या होती है इस चीज में, इसलिए उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इन लोग ना बस वो सवाल दे देते हैं कि पिछले साल में आया था, लिख देते हैं सीजी, आया इसलिए उस बुक में डाल देते हैं। तो वैसी बुक नहीं लेना है। दूसरा क्या होता है कि आपके बुक में है लेकिन आप पढ़े नहीं, पढ़ नहीं पाए उसको। मतलब दिक्कत कहाँ पे है, आपकी जो रीडिंग की हैबिट है या जो आपके पढ़ने का तरीका उसमें कमी है। कि भाई आपके पास वो बुक है, मान लीजिए लक्ष्मीकांत से सवाल आया, आपके पास वो किताब है या एनसीईआरटी से कोई सवाल आया, आप सही से पढ़ नहीं पा रहे। तो अब आपको क्या करना है, अपने पढ़ने का तरीका बदलना है। कि मतलब आप सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या आप उस चीज को पूरी किताब ही नहीं पढ़ पा रहे, आप समय नहीं दे पा रहे, तो आपको अपने समय का प्रबंधन करना है। एक कारण ये भी होता है ना पढ़ने का कि बहुत सारी बुक रख लेते हैं। एक कारण ये भी होता है कि हम सही समय पे नहीं पढ़ते, नींद आ रही है और किताब पढ़ रहे हैं। तो इस कमी को दूर करना है। तीसरी दिक्कत क्या होती है कि आपकी बुक में भी था, आप पढ़े भी लेकिन याद नहीं कर पा रहे, इसलिए कोई भी सवाल गलत हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको याद करने की जो आपकी तकनीक है ना उस पे काम करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिवीजन की बहुत सारी टेक्निक होती है। एक तो होती है कि आपको मतलब सामान्य हमारी दिमाग की आदत होती है कि हम भूल जाते हैं कोई भी चीज, और वो सही भी है। मतलब अगर नहीं भूलेंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत है। तो हमको क्या करना है, ये जो किसी भी चीज को जैसे हम आज पढ़े, हो सकता है हम 2 दिन में भूल जाएं, तो 2 दिन बाद फिर पढ़ लिए, फिर हफ्ते भर में वो चीज भूल जाएंगे फिर पढ़ लिए। मतलब अगर आप किसी चीज को रिवाइज नहीं करोगे ना तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। मैं सामान्यतः भी बच्चों को बताते रहता हूँ कि यार अगर आप किसी चीज को दोबारा या तिबारा नहीं पढ़ सकते, मान लीजिए कोई किताब आपको मिली और आप उसको 3 बार नहीं पढ़ सकते, तो वो किताब मत पढ़ो। एक बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, समझ रहे? तो आपको रिवीजन अच्छे से करना है। और अगर आप बार बार पढ़ भी रहे तो भी याद नहीं हो रहा है तो फिर आपकी जो तकनीकें हैं रिवीजन की वो गलत हैं। मतलब उसमें कई तरीके होते हैं, जैसे हाईलाइट कर दिए किसी चीज को। जैसे आप वो पन्ना खोले, आंख बंद की और खुद सोचे कि मेरे को क्या क्या याद है। जैसे मान लीजिए आप अकबर का चैप्टर आया, आप आंख बंद करो, याद करो कि अच्छा अकबर इस सन में पैदा हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, ये दीने इलाही, ये नवरत्न थे। तो जो याद आया वो तो अच्छी बात, जो याद नहीं आया उसको मार्क कर लीजिए। रिवीजन उसी का करना है जो हमको याद नहीं। तो याद करने की वो फ्लैश कार्ड तकनीक होती है, मैप दीवार में चिपका सकते हैं, अपने दोस्तों से चर्चा कर सकते हैं। तो ये सब याद करने की तकनीक है। आप बोलेंगे तो उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बना लेंगे। एसोसिएशन की तकनीक होती है। मतलब आपके दिमाग में जो पहले से फैक्ट है, दिमाग उसी में काम करता है। दिमाग की नर्व्स ऐसे होती हैं। अब आपको कोई चीज याद करना है तो आपको नया फैक्ट ना ऐसे करके इसमें ले जाके फंसा देना है। मतलब पहले से जो आपको पता है उसी में नई चीज फंसा देना है। जैसे आपको कोई चीज पता है, जैसे आपको पता है कि यार मैं 1993 में मेरा जन्म हुआ। अब आपको याद करना है कि ह्यूमन राइट कमीशन कब बना। आपको वो भी याद दिखा कि 1993 में बना,
अब आप क्या करो, आप सोचो जब मैं पैदा हुआ तो ह्यूमन राइट कमीशन बना, दिमाग में ऐसे करके ये फंस गया। ठीक, बस वही काम करना है। तब दिमाग ना वैसे ही सोचता है। मैं आपको बार बार बोला कि हम लोग, घर है मेरा तो वहीं बीच में एक नाला नदी टाइप का है, अलान बोलते हैं उसको। बचपन में जाता था, पिता एक साथ पूछता था क्या है इस नदी का नाम, बताते थे अलान। अब बच्ची की बुद्धि, मतलब सबके साथ वही होता है, मतलब 10 बार पूछता था हर बार कि नाम क्या है, तो अलान, नाम क्या है अलान। अब वो याद नहीं होता था। फिर एक बार वो बताया कि मामा के घर जाते हो तो कहाँ खेलते हो, तो वहां लान थी, लान मतलब वो घास थी, लान बोलते थे उसको। मतलब लान में, तो बोले नदी देखना तो मामा का घर याद करना। अब मैं नदी देखता हूँ तो मामा का घर याद आता है, फिर लान याद आती है, फिर या लान याद आ जाता है। तो आपको ना एसोसिएट करना है जो आपके दिमाग में पहले से फैक्ट्स हैं। किसी चीज को फनी तरीके से एसोसिएट करो, अलग अलग तरीके से एसोसिएट करो, तब याद होगा। तो ये तीसरी चीज है, याद करना। और चौथी चीज है कि आपकी बुक भी सही है, आप पढ़े भी, आपको याद भी है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाए। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं महापाप। मतलब पीएससी यूपीएससी की फील्ड में ये महापाप है कि आप पढ़े भी, यार आपकी बुक में आप पढ़ के भी गए, आपको याद भी नहीं, तो भी नहीं करके आ रहे, तो फिर तो पाप है ना। फिर आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक, कि यार पता था ये कर दिया, पता था ये कर दिया, गलत गोला भर दिया। आप अपने कॉन्सेप्ट को, अगर आपको कोई चीज पता है, आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे एग्जाम में, और उसी चीज को पढ़ के कोई दूसरा अप्लाई कर पा रहा है, तो आप फिर, आपकी पढ़ाई, आपके एप्लीकेशन में गलती है। मतलब आप सही तरीके से, हो सकता है आपको डर लग जाता है एग्जाम हॉल में, हो सकता है आप सही तरीके से गोला नहीं भरते, हो सकता है वहां आपको याद नहीं आता। तो इसके लिए आपको फिर अपनी एप्लीकेशन की एबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए। और टेस्ट सीरीज भी ना, बच्चे क्या करते हैं, मतलब जैसे मैं मिल रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, 2 घंटा लगाते हैं, अच्छा इतना नंबर आया, अगले बार लगा इतना नंबर आया, वो नंबर आपके कोई काम का नहीं। आपका अगर टेस्ट सीरीज में 200 में 50 भी आया ना, तो कोई नुकसान नहीं, और 150 आया तो कोई फायदा नहीं। बस टेस्ट सीरीज का तभी फायदा है जब पहली चीज आप जितने घंटे की उतने की लगाइए, जैसे 2 घंटे की 2 घंटे में लगाइए, एग्जाम टाइप का लगाइए, अपने में गोला भरने वाला रहता है वही लगाइए, और उसके बाद इसको ना 6 घंटे एनालाइज करिए, तब इसका फायदा है। मतलब फिर आप देखिए कि यार सवाल नंबर 3 मेरा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या कारण था। फिर यही देखिए कि मेरी बुक में नहीं है, कि मेरे को पढ़ने में दिक्कत है, कि मैं रिवाइज नहीं किया, कि मैं सही अप्लाई नहीं कर पाया। तो इस टाइप का आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, और अपनी कमियों को देखना है, और जो कमियां हुई ना उसको सुधारना है। दोस्तों से पूछना है, यार तेरा सही हुआ, तू कैसे इसको सोचा था। तो टेस्ट सीरीज का पहला फायदा ये है। दूसरा, आपको देखना है कि कहाँ पे मेरे से, कहाँ गैप है मेरी पढ़ाई में। जैसे मान लीजिए सवाल आया सिंधु घाटी में, वो आपको नहीं बना, तो आप जाके सिंधु घाटी फिर से पढ़िए। आपको ये बता रहा है कि ये आपका कमजोर है। आपका सवाल आया मान लीजिए संसद से, वो आपसे नहीं बना, मतलब आप उसका, वो आपका कमजोर एरिया, आपको उसको फिर से पढ़ना है। तो टेस्ट सीरीज का ये फायदा होता है, पहला कि सही तरीके से अपन, अपने को पता लगे कि अपनी गलती कहाँ हो रही। दूसरी, अपना कमजोर एरिया क्या है, उसको स्ट्रांग करना है, और अप्लाई करना है। जो आपका ज्ञान है ना, हो सकता है आप अप्लाई ना कर पाओ, तो फिर आप उसको सीखना है बार बार, लगा लगा के, और एक डर भी खत्म हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज इस तरीके से दिलाइए, मैं आपको सलाह दूंगा। और टेस्ट सीरीज में एक चीज और, कि यहीं पे ना तुक्का की प्रैक्टिस भी करिए। कई लोग बोलते हैं भैया आप तुक्का के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हो, तो आप नहीं लगाओगे, कोई और लगाएगा, जो लगाएगा वो सेलेक्ट होगा। क्योंकि सीधा सा रूल है ना यार, व्यापम में तो, फिर भी पीएससी में भी, मैं बार बार बोलता हूँ, 10 सवाल हैं। अब कोई 7 सवाल तुक्का लगाए और उसके गलत हो गए, मतलब मैं बहुत खराब स्थिति बोल रहा हूँ, और 3 सही हो गए। ठीक, 7 गलत हुए, 7 गलत हुए तो 7 गुणित 0.66 माइनस हो जाएगा। 3 सही हुए तो 3 गुणित 2, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 4 46। मतलब अगर आपकी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि आपके 10 में 3 भी, मतलब आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपके 10 में कम से कम 3 भी सही होते हैं, 7 गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 7 गलत होने के बाद भी आपका स्कोर पॉजिटिव आएगा। समझ रहे? तो तुक्का लगाओ, धूमधाम से लगाओ, और यहीं पे प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज में जैसे बोलते हैं तुक्का नहीं लगता, आप 2 पेन रख लो, जो तुक्का वाले सवाल है ना उनको लाल पेन से कर लो, काली पेन से कर लो। आखिरी में देखो कि यार मैं 12 सवाल में तुक्का लगाया, 12 में 4 सही हो गए, 4 भी सही हुए, तो आपको कोई नुकसान नहीं है।
12 में 4 भी अगर सही हो रहे हैं, समझ रहे, तो कोई नुकसान नहीं है। तो तुक्का आपको पता लगेगा कैसे लगाना है, क्या करना है। तो ये हो गई हमारी तुक्का की रणनीति, मतलब टेस्ट सीरीज में साथ साथ ये काम भी करना है। अगला है आपको सब्जेक्ट वाइज भी देखना है। मतलब इसीलिए मैं बोला कि सबका अपना अपना होता है। जैसे हो सकता है कि हिस्ट्री आप देखें, तो हिस्ट्री में हो सकता है कि आपको, आपकी किताब ठीक है, आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है। तो आपको हिस्ट्री में क्या काम करना है, रिकॉल पे, याद करने पे। हो सकता है पॉलिटी में आपकी किताब ठीक है, लेकिन आप सही तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपको काम किस में करना है, पढ़ने पे। हो सकता है इकोनॉमिक्स में आपकी किताब ही ठीक नहीं है, किताब से ही सवाल नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, किताब पे काम करना है। करंट पे हो सकता है आपकी किताब ही ठीक नहीं है, तो आपको काम करना है किताब पे। या करंट में ये हो सकता है कि आपकी किताब सही है, आप पढ़ भी सही रहे, लेकिन आपको वहां याद नहीं आ रहा है, तो आपको काम करना है रिवीजन पे। तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग रणनीति होगी जो आपके हिसाब से होगी। इसीलिए मैं शुरू में बोला कि प्रीलिम्स की एक कोई कॉमन रणनीति नहीं है। प्रीलिम्स की ऐसी रणनीति है जो सबके लिए अलग अलग है। तो आपको उसमें काम करना है कि भाई मेरे लिए क्या है। वही मैं बोला कि अगर बुक में कमी है तो आपको सोर्स चेंज करना है। आपको देखना है कि किस सोर्स से आ रहा है, और कोशिश ये करना है कि सोर्स आपका लिमिटेड रहे। मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, बुक कलेक्टर नहीं बनना है। अगर आपकी बुक सही है, पढ़ने में दिक्कत है, तो पढ़ने की टेक्निक गलत है, उसको सुधारना है। अगर आपकी बुक सही है, पढ़ने की टेक्निक सही है, याद नहीं आ रहा है, तो आपकी रिवीजन में इशू है और अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो प्रैक्टिस में कमी है। आपको सब्जेक्ट वाइज पता करना है कि आपके साथ समस्या क्या है, और उसके आधार पे हर सब्जेक्ट की अलग अलग आपको रणनीति बनाना है, तभी आप प्रीलिम्स में सफल हो पाएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था। आप लोग और जो चाहते हैं, जैसे आपको रिवीजन की क्या टेक्निक है, अगर आप चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कोई वीडियो आए, तो जो भी आपकी डिमांड है आप बिल्कुल कमेंट में करिएगा। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में इश्यू था, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं ला पाए बीच में। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि लगातार वीडियो आए। आप अभी तक देख रहे हैं, इतना प्यार बना के रखे हैं। 13K सब्सक्राइबर हो गए, सब आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है। ये आपका चैनल है, मैं बार बार बोलता हूँ, आपके लिए है, आपको ही इसको आगे बढ़ाना है। आप जो बोलेंगे वो वीडियो हम लोग लाएंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्यार आगे भी बनाए रखिएगा।